सभी साथियों का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और चर्चित कवि सविता सिंह जी। खुशी की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले राधा कृष्ण प्रकाशन से सविता जी की कविताओं का संग्रह खोई चीज़ों का शोक नाम से प्रकाशित हुआ, क्योंकि पाठकों के बीच बहुत ही सराहा जा रहा है। उनकी राय हम तक भी पहुंच रही है और हम लगातार भी पाठकों की राय को ले भी रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा है। और ये पहली बार ऐसा कुछ योग बन पा रहा है कि आज हम सविता जी से उनकी कविताएं सुनेंगे। इससे पहले कि सविता जी कविताएं सुनाएं, मैं हालांकि हम सभी वाकिफ हैं उनसे उनके लेखन के बारे में, लेकिन एक औपचारिक परिचय मैं उनका पाठकों के सामने रखना चाहूँगा। सविता जी का जन्म 5 जनवरी 1962 को आरा, बिहार में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में पीएचडी आपने की। मॉन्ट्रियल, कनाडा स्थित मैकगिल विश्वविद्यालय में 4.5 वर्ष शोध व अध्यापन आपने किया। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, स्वप्न समय के बाद 2021 में, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा था, चौथा काव्य संग्रह है खोई चीज़ों का शोक, उसका प्रकाशन हुआ। रोविंग टुगेदर अंग्रेजी हिंदी और ज़ स्वी ला मेजो डे जेतवाल फ्रेंच हिंदी शीर्षक से द्विभाषिक काव्य संग्रह आपके प्रकाशित। अंग्रेजी में कवियत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय चयन 7 लीव 1 ऑटम का संपादन, जिसमें प्रतिनिधि कविताएं भी शामिल हुई। 50 कविताएं नई सदी के लिए चयन श्रृंखला के तहत चुनिंदा कविताएं भी प्रकाशित हुई। लव फाउंडेशन मेजो डे साइंसेज लदे होम पेरिस की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के तहत आपने कृष्णा सोपती के मित्रों मरजानी और ए लड़की उपन्यासों पर काम किया। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में रियलिटी एंड इट्स डेप्थ, अ कन्वर्सेशन बिटवीन सविता सिंह एंड भास्कर रॉय प्रकाशित है। विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में कविताएं आपकी अनुदित हुई हैं। उड़िया में 2 काव्य संग्रहों के अनुवाद भी प्रकाशित हुए। हिंदी अकादमी और रजा फाउंडेशन के अलावा महादेवी वर्मा पुरस्कार 2016 और 2020 में यूनिस डी सूजा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। मैं आजकल आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक निदेशक और इंटरनेशनल हर्बर्ट मार्क्यू सोसाइटी अमेरिका के निदेशक मंडल की आप सदस्य भी हैं। मैं सविता जी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपनी कविताओं का पाठ करूंगी, वो भी अपने नए संग। और जैसा तुम बता रहे हो कि लोग पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और तुम तक ये बातें पहुंच रही हैं। मैंने भी पाया कि मेरे कई मित्रों ने इन कविताओं को पढ़ लिया और अपनी राय दी और सराहना की। एक तरह से ये कविताएं मेरे जीवन की सबसे मुश्किल कविताएं कह सकते हो हैं, और क्योंकि वो उस तरह के कुछ वैसे समय के खंड में कविताएं लिखी जिसमें मुझे बहुत बड़ा आघात लगा। मेरे पति पंकज सिंह कर गए और जिसके लिए हम लोग कोई भी तैयार नहीं, अकस्मात जाना पड़ा गति के कारण। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पंकज जी बड़े चिंतक थे, मार्क्सवादी थे विचारों में, और अपने पीछे बहुत सारी अपनी संपदा लेखन के रूप छोड़ के गए हैं, उसको मैंने एकत्र किया है और कई वॉल्यूम्स में वो काम अब आएगा सामने। तो एक ऐसे व्यक्ति का जाना जो इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विचार समाज को बदलने के लिए दिमाग में पैदा किए जाते थे या एक्सप्रेस किए जाते, उसी तरह की कुछ कविताएं इसमें हैं। अपने समय को अपनी तरह से, अपने स्त्रीवादी सोच की तरफ से मैंने इसके पहले छोटे से गुजारिश में ये भी है, क्योंकि आजकल कविता विधा पे अगर हम बात करें, सिर्फ विधा पर, और जिसे कहा जाता है कि उसके शिल्प पर, तो आजकल हम देखते हैं कि अब बहुत सारे फॉर्म्स निकल आए हैं, बहुत तरीके के फॉर्म्स हैं। कुछ एकदम गद्यात्मक कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि मतलब अलग अलग फॉर्म्स उन्होंने विकसित किए हैं। तो इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि
उन उन फॉर्म्स, वो जो फॉर्म्स हैं, वो उनके बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कि मतलब वो क्या चीज होती है जो तय करती है कि इस चीज को हम इस आकार में डालेंगे, या कि कुछ अलग आकार होगा उसका, या वो लंबी कविता होगी या छोटी कविता होगी? ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया, और आज तो हम लोग इसी पे बात करते रह जाएंगे, बहुत सारी बातें इसमें। जी लेकिन मैं जी तुम्हें बता दूं जी कि बहुत हद तक जो हमारा कथ्य है, कंटेंट है, वो अपने फॉर्म को भी चुनता है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि एक संतुलन हमारे कथ्य, हमारे फॉर्म, शिल्प है, उसमें बन जाए, तब जाकर कविता सुगढ़, सुंदर और अर्थवान बनती है। हम्म, कविता सिर्फ विचार से नहीं बन सकती, उसको रूप भी चाहिए। इसीलिए जो लोग कविता को रूपवादी कह के नकारते हैं, वो मुझे बात पसंद है, क्योंकि आपस में एक सुंदर संबंध है कविता का अपने शिल्प से। और मैंने शिल्प पर बहुत ध्यान दिया है। मेरी कविताओं में तुम पाओगे बड़ी कविताएं हैं, छोटी कविताएं हैं। जहाँ पर कोई ऐसी गहरी बात कहनी है, वहां पर आपको नैरेटिव पोएम्स लिखने पड़ सकते हैं कि बात छोटी कविता में वो बात नहीं आ सकती। तो इस तरह से आप अगर कविता की दुनिया में रहते हैं, तो आपको एक अनुभूति हो जाती है, एक अंतर्ज्ञान, एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि कोई बात कविता में, काव्य में कैसे कही जाए। और कोई भी कवि सिर्फ कथ्य पर अगर ध्यान दे, तो एक कोना उसका जो है वो छूट जाएगा, कविता का वो असर नहीं होगा। या फिर कुछ लोग जो सिर्फ शिल्प को ही समझते हैं कि कविता बन सकती है, शिल्प से ही कविता बन सकती है, वो भी इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि उसका अर्थ खुल नहीं पाता। तो इस तरह से बल्कि एक चीज तो मैंने देखी है, मतलब मैं खुद भी आपकी कविताओं का पाठक रहा हूँ, और बड़ा जूझता हुआ तो पाठक रहा हूँ। तो एक चीज जो मुझे मेरे हाथ लगी, जो सच्चाई मेरे हाथ लगी, वो ये, जो आपकी कविताएं औरों से थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं उस संदर्भ में, कि आपकी कविता में कुछ चमत्कार नहीं मिलेगा। जैसे अमूमन होता ये है कि हम जब कविता पढ़ते हैं, तो अंत में आखिर पाठकों के हाथ में कुछ मजा सा, कुछ चमत्कार सा मिल जाए, और वो थोड़ा सा उल्लसित हो जाए कि कुछ मैंने पा लिया। इस तरह का आपकी कविताओं में नहीं रहा। वहाँ एक पाठकीय बुद्धि और समझ की भी बहुत जरूरत रही है, जो कविता को पढ़ने के दौरान उसके ट्रीटमेंट में मतलब हमारी सहायता करता है। एक चीज तो मेरे कुछ समझ में आई थी, जो मुझे लगा कि आपसे साझा करनी चाहिए। जी, आप कुछ कह रही थी। तो कविता जो है ना, कवि को भी, और पिछले समय में लिखी गई कविताओं को भी, और आगे लिखी जाने वाली कविताओं को भी, सबको साथ लेके, और पाठक को इसीलिए अच्छा ज्ञान होना चाहिए कविता का। कविता सिर्फ संवेदना के माध्यम से ही अपने पाठकों तक नहीं पहुंचती, ज्ञानात्मक संवेदना जिसके बारे में जी, वो चाहिए, तब जाकर आप कविता, आखिर कविता मजाक या मनोरंजन करने के लिए तो है, आप जानते हैं। कविता समाज को बदलने, को सुगढ़ बनाने, आपको व्यक्तिगत रूप से समृद्ध बनाने, और ये सब मनुष्यता से जुड़ी हुई बातें है ना। तो अगर हम अपनी मनुष्यता पर विचार करें, यानी कि वो तो एक दीर्घ सी चीज है, एक बड़ी सी चीज है, तब आप जाकर के ऐसी कविताएं लिख सकते हैं या उसको पसंद कर सकते हैं, उसका एक आस्वाद पैदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि कविताएं हमें कह सकते हैं कि अधिक मनुष्य बनाती हैं। निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम चाहेंगे कि आप इस संग्रह से हमें कुछ कविताएं सुनाएं। जरूर। उसके पहले मैं एक छोटी सी और बात कहना चाह रही थी। जी जी। कि ये जो कविताएं हैं, ये हमारे जो स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज है ना, उसमें जो हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, हमारे मित्र सब लोग जेंडर फिर हो गए, उन लोगों को बहुत इस बात की फिक्र होने लगी कि मुझे ऐसा आघात लगा, और मेरे अंदर एक किस्म की चुप्पी आने लगी, और तरह की ऐसी उदासी थी जिसका जिक्र सिर्फ कविताओं में ही हो सकता, जिक्र क्या, जिसका ट्रीटमेंट। तो उन लोगों ने हमारे स्कूल में एक स्त्रीवादी नजरिए से प्रेम और विक्षोभ पर एक मुझसे तकरीर कराई। तो स्त्रीवादी अध्ययन में लव, डेथ, पैशन, डिजायर सब बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। उस हिसाब से भी ये कविताएं
स्त्रीवादी पाठ बनाती हैं एक स्त्री के जीवन की या समाज में स्त्रियों के जीवन, जहाँ पर ऐसे खतरे, ऐसे अलगाव पैदा होते हैं जिसमें उसको बदलना पड़ सकता है और फिर वो कैसे अपना जीवन, तो इसमें सारी बातें। तो मैं इस बैकग्राउंड को देखते हुए बस कविताएं पढ़ती हूँ। जरूर जरूर। इस संग्रह की कविता नक्षत्र नाचते हैं शुरू कर। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल सत्ययुग कविता में। ये आंसू क्यों तुम्हारे, या कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा इस सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है चलाती इस सौर मंडल। हमारी इस दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमें इन्हें साथ साथ देखना चाहिए। हम अभी जहाँ हैं मौसम में खोने जैसा, एक पत्ता डाल से लगा हुआ था किसी तरह, पतझड़ में आज वह भी गया। इसे किसी पीले रंग ने खुद में मिला लिया, गिरा आंखों के सामने ही। हवा ने उसे यूं उठा लिया जैसे इसे उसका ही विकार था। मैं जानती थी इस पत्ते को कुछ इस तरह, मानो रेशा रेशा। हवा ने जिस तरह उसे एक दर्द में तब्दील किया, उसे इस तरह जानने की वजह से और भी ज्यादा रही थी मैं। वह खुद में उतरता रहा था, अपनी लपटों में घिरता जाता हुआ। दाग का निमंत्रण उसने स्वीकार किया, गैर पत्ते का यूं जाना मौसम में कुछ होने जैसा है। अपनी नसों में का जो गायब होना, जैसे वह, यह क्या है इस पहर का असर, यह क्या है इस पहर का असर, यह कि यूं उदास, ऐसी कभी उदासी। व्यथित होने के लिए और क्षीण होती आत्मा के लिए कौन सा पहर चुनूं, कैसे वह समय जिसमें गल जाए सारी की सारी प्रसन्नता। चित्त में बाकी थोड़ा भी बचा रहे सूखा सा दुख फटा, या कोई पहर ही रहा होगा होठ जब महसूस करते थे होठ दोपहर अपना तापमान। सारी पृथ्वी नाचती थी जब अपनी वनस्पति। कौन सा पहर यह जिसे निकल चुका है समय जैसे दुख का साथ। मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा दुख करेंगे, कहते रहेंगे। खुशियां भी आने वाली हैं, सहेलियां हैं, रास्ते में कहीं रुक गई हूँ, गपशप में मशगूल हो। इसे मैंने कब असंख्य खुशियां चाहिए। मेरे लिए तो यही एक खुशी थी कि हम शाम ठंडी हवा के मध्य उन फूलों को देखते, इस बात से प्रसन्न होते, उन्हें देखने के लिए सुख आंखें की हुई हैं इस पृथ्वी। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न, वे बहुत दीनहीन खुद ही लगे। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की, पर वे मेरा ही चेहरा बिगाड़ने में, मेरा चेहरा किसी खिली धूप में चमकता हुआ। अभी कोई बारिश नहीं हो रही। इसमें पंकज जी की एक कविता कभी, अभी कोई बारिश नहीं हो रही, यहीं ठहरी हुई हूँ कुछ देर, यूं एक सांस व्यर्थ सी थमी हुई। यहीं तुम्हें आना होगा अपने पंख समेट कर, फिर से उड़ जाने की मंशा को स्थगित कर। इस बार यही मिलन होगा हमारा। नहीं जाना चाहती उस अनजान नदी के किनारे, लाते हो बिना अता। इतनी रात है, चांदनी रात है, तुम्हारे आंगन का कुदाल चमक रहा है। मधुमक्खियों का छत्ता शांत लटका हुआ, तुम्हारी चिर परिचित प्रेमिका मृत्यु नीले वस्त्र पहन साथ ही बैठी है। मैं उसे भगाने वाली हूँ, अपने पांव उधार दे। समय रात है, सूखी रात, समय रात है, सूखी रात, चंपा खिली हुई है, नींबू के फूल अपनी सुगंध से भर चुके। हमारी दो बेटियां फिर से जन्म आओ, कोई बारिश नहीं। आह जीवन, आजकल एक ज्वर सा रहता है, आजकल एक ज्वर सा रहता है। किन्हीं और के जीवन में बचे रहे प्रेम को रहे, अपने सूखे मन प्रांतर में यूं हंसते। प्रेम जहाँ भी है भला लगता है। आजकल एक ज्वर सा रहता है, कुछ भी समझने की चेष्टा नहीं, बस एक ताप महसूस करते। कभी कभी बस बोल पड़ते, जीवन
आह जीवन। इस किताब में लंबी कविता है सीमा का शोक, तो भी मैं पढ़ लेना चाहती हूँ। एक तरह से पंकज जी मौजूद, कोई चीजों का शोक, अपरिचित हवा कैसी यह छुरछुरी बदन में, जब रोशनी फैली हरी नीली मिली कुछ इस तरह, धरती जो आसमान से एक लकीर से खींची है तेज धार शमशीर की, चीर शुक्र इसी पर चलकर गया होगा वह, छोड़कर अपना सारा सामान, कोई मछुआरा जो डाल रात उतरी होगी यहाँ से ही उस पार, समुद्र जहाँ पर पीछा करता रहा हो। मेरे विचलन को कोई समझता है, छाती में बसी धूप सुन रहा है, जान रहा है एक चिड़िया अपनी जान वाली। अभी वह कहता है जाता नहीं, पहले से अधिक तुम्हारा ही हमारे शोक मिला हुआ। कल ही मिला था मित्र सुरेश सलील से, तुम भी साथ तो आई थी। हम बैठे थे पार्क में सीमेंट वाली बेंच पर, तुम्हारा माथा पहले ही की तरह मेरी गोद में था, मेरी अंगुलियां तुम्हारे बालों में। सब कुछ भूल सकता है मनुष्य, हमारे बीच बेशक मौन था हमारा अपना ही। हमारी सांसें एक दूसरे में समाई हुई, समझती कहने को क्या हो सकता है, दो लोग समझ रहे हैं दूसरे को। तुम्हारे भीतर एक बदहवासी थी मगर एक नई घबराहट। मैंने तुम्हें कई बातें पहले ही बता रखी, यह भी कि यह लड़की जो आसपास मेरे रही है जन्म से, कुछ नहीं पड़ेगी। वह बस अपना नियत काम करती, लंबी सांवली छींकधारी साड़ी में वह एक मासूम सी, देखो बाल किसी नवजात शिशु की कायम, उसके हाथ बच्चे के हाथों की तरह होता है। ही 3 तब भी जब हमारी बेटियां हुई, मैं तुम्हें जाने को यह डरावनी चिड़िया से दिखती, तुम सदा से उड़ाने की फिक्र में लगी, लेकिन तुम्हें पता ही था वो मेरे खून में शामिल, प्रवाहित प्राचीन दर्द से मेरी हड्डियों से लगकर उसका रंग लाल के बाद तुरंत करके तुम ही उसे साफ करती थी रात के, जब वो बहने लगती थी शरीर से बाहर, इस तरह करती जीवन की चादर पर चकित उतार। क्या है जो आज इतना अचंभित कर, दलित इतना भयभीत भी? बताना चाहिए था हमारी बेटियों, तुम उन्हें नाहक बचाती रही इस तरंग यथार्थ से कि सच तुम बचा सकती, तुम्हें बताना चाहिए था उन्हें इस गुप्त स्थिति के बारे में। सोई रहती थी हमारे, वो उधर की कभी भी करवट बदल सकती थी, नींद में कभी नहीं होती थी, वह जानती थी, तब भी नहीं जब हम भोग कर रहे होते थे यात्रा साथ कुछ। आज क्यों इतनी हद तक पता था मेरे पास थी प्रेम करने की कि सारी खामोशियों को ताले की तरह खोल सकता था, ला सकता था किसी भी पत्थर को, हमारे लिए ही चकमा देता रहा इस संस्कार। लड़ती उसे कोसती तो नाहक बुलाती थी उसे, शाओं की आखिर गरिमा होती, उन्हें भी प्रेम चाहिए, तुम्हें उनकी हिमायत करनी चाहिए, तुमने भी प्रफुल्लता होती, हर मिजाज की भी जानना चाहिए उनकी आंतरिक दुनिया को, उनके भीतर पड़े दुख के पत्थर को देखना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताने ही वाला था कि तुम खामोश हो गई, लहरी, तुम्हें मेरी बातें सुनने चाहिए, करना नहीं चाहिए था उसके बदलते रंग, ये आती थी कई रंगों की छाइयां थी, मैं जानता था जैसे कि उनके फरेब का एक आलम था, ये डुबा देंगी आपको काले पर। वे आ चुकी थी मृत्यु की संदेश, मैं इंतजार कर रहा था, अरे तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया, थोड़ा ढीला छोड़, थोड़ी सैर करने देना चाहिए था, फिर भी तुम्हारी गोद नहीं भेजता अपने से जरा भी। वैसे जाने का एक सलीका भी होना चाहिए, मेरा अनुबंध था जाना शानदार, अच्छे कपड़ों में, बिस्तर में, किताब, चाय पीते हुए, अपनी दाल से खेलते हुए, ठीक से जाने का मेरा। वैसे ही गया भी सोचता हुआ अपने देश और बच्चों के भविष्य के बारे में,
छोड़कर जाना चाहता था अपना थोड़ा रख। वही जो था मेरे पास, उससे ही लड़ी जा सकेगी आगे की लड़ाई। मेरी बेटियां लड़ेंगी खैर बराबरी, और मुझे यकीन है जैसे उन्हें तुम बताना पिता एक अच्छा इंसान, उन्हें बताना उनका पिता एक अच्छा इंसान था, बाकी उनको छूट वे खुद ब खुद समझ लेंगी कुछ और। जीवन के ऐसे थपेड़े उन्हें न झेलने पड़े जिन्हें झेला मैंने। ख्याल रखना, थोड़े से अनुशासन से बहुत कुछ संभल सकता है। अच्छी समझ, अच्छा हासिल। मैं हताहत रहा, दोस्तों से मात खाता, हारता हुआ जीतता, अपनी शर्तों पर ही रखता। बताना बेटियों वे अभी नादान है, ये बातें मैं नहीं समझा सका। अपने ही एक दुनिया में मुब्तला रही बेशोर। जानता हूँ वे लौटेंगे एक दिन जीवन की तय की तरफ। छाना पिता का प्रेम एक दुर्लभ वस्तु है जिसे मैंने सुरक्षित रखा कलेजे में शहद सा। मुझे मालूम है नालिश करती थी कि मुझ में पितृसत्तात्मक आकांक्षाएं हैं, उनके जीवन को मैं नियंत्रित करना चाहती हूँ। कौन अभागा चाहेगा उसकी बेटियां सुरक्षित रहें इस हिंस देश में कि वे समय से घर आए जाएं। उस तरह का अब या कोई आग्रह नहीं हो, नहीं यहाँ न कोई गंध है, रंग का सकते। यहाँ एक अपरिचित रोशनी है जिसमें घुल गई है पहले की सारी चिपचिपाहट, मुक्त सारे स्वाद से जो बचा रहता, जिसे मैं चुभलाता रहता था। शरीर में होने वाला दर्द भी बना रहता था, इसके बारे में ज्यादातर तो आता था। जैसे उन घावों के बारे में भी नहीं मिलते थे अपनों में, मैं जज्ब करता जाता था, मिलाता अपने अंत तक मैं रहा उद्दत मदद के लिए कभी पास। षड्यंत्रकार यही रहा उनका भाव, सिक्कों की तरह बजती रही उनकी बातें। मैंने बहुत कम परवाह की ऐसी बातों को सोचता और समझता रहा। अपने समय को, देश समाज को लड़ने संघर्ष करने से ही आखिर फर्क होता है। करता रहा, साक्षी हो परवाह करता था तारों की चमक। नहीं गया कहीं खुद को चमकाने, मैं खुद को बहुत से मैं समझता था कांच और हीरे का फर्क। निकला अपनी तरह लिखता कहता अपनी बातें, सावधान कर खराब समय आ रहा है। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए मेरे निकलाने का। जो कुछ था मेरे पास सब दे चुका था तुम। मैं खाली था इस मायने, सारा प्रेम सारी नस्ल चुका था। तुम कह सकती हो अपनी ये बातें अब अपनी तरह से छोड़ आया इसे दूसरों के लिए भी हासिल कर। और क्या कहूँ स्वस्थ कर। तुम जब भी मिलना चाहो हम मिल सकते हैं, किसी पार्क में टहलते हुए कर सकते बातें, किसी मुरम नदी पर बैठ सकते। कामना करता हूँ तुम्हारा जीवन चमकदार हो, त्रिलोचन के धूप भरे दिन इसमें जग सुंदर दिखता है। प्यार देता हूँ या सदा तुम या सदा, तभी जी सका यह विकट जीवन। पर हैरानी हो कि मैं मिलता रहा हूँ कई मित्र, मित्र की तरह हो तक जाते। मैंने उनको भी बताया कि मैं आता रहूंगा, शामिल उनके बच्चों में साथ टहलूंगा, उन बेघर लोगों के साथ जो सड़कों के किनारे गुजर बसर कर मांग कर लाऊंगा चाय पानी का कुर्ता इंसान। ऐसे में यदि मिल जाए अनूप सराया, आनंद त्रिनेत्र जोशी, अरुण कमल या फिर विष्णु मंगलेश डकार या जोशी, आलोक धनवा भी बताएंगे हुई थी उनकी बात। दरअसल यह दुनिया कई रूप वाली है, इसके कई कई इतिहास भी हैं जिन्हें हम यथार्थ की तरह समझ सकते। जैसे जीवन ही कई पर हमारे अपने कई कई स्तर चेतना के एक की हैसियत कमी रह जाती सकते। इसलिए एक दूसरे से यहाँ इसे एक भाषा की तरह समझ लिया गया। इसका व्याकरण कम शब्दों से बन सकती, एक कविता की हो सकती, इतनी ही अनुकृतियां कविता की हर नई बनावट में बन सकती। भाग्य से हमारे पास यह हिम्मत है, यह न हिम्मत क्रिया होगी, न रक्तस्राव ही विचलित कर सकेगा हम, न वह डरावनी चिड़िया हो।
जो तुम्हारी आत्मा में फड़फड़ाती थी। यहाँ इन सबकी कविताएं होंगी, अपना यथार्थ छवियां खुद प्रक्षेपित। उन बातों से याद आती है वह शाम लंदन की टेम्स नदी के किनारे हम टहल रहे थे और हल्की बारिश हो रही। मैंने कैमरे से तुम्हारी तस्वीर लेनी चाहिए, जाने कहां से वह तेज हवा आई, हमारे छाते दौड़ती हुई आई और पट गई। कहा छवि नहीं, प्रेम छवि। मैं कहता हूँ जितना यथार्थ इस याद में है और जितनी छाया बीच इसके, जितनी बारिश और हवा, जितना अनुभव प्रेम का, लगभग वैसे जान सकते हैं हम इस दुनिया को। हवा यहाँ की और पानी यहाँ का, इनकी अपनी आवाजें हैं। आवाज पुकार की जब लगे हवा तुम्हारे बदन से, समझ लेना यथार्थ और आयाम के अर्घ में इस तरह अक्सर बात जैसे हूँ हम घर के सोफे पर बिस्तर में इत्मीनान से बातें करते जहां ऐसे में तुम्हें किसी नदी का नाम बताया जाए, शक न करना, याद रखना नदी होगी कहीं, चीजें खोती रहती तो मिलती भी हैं, जैसे कोई सिक्का गर्म जेब में रखा गया पिछली ठंड अचानक दिख गई यदि कोई नदी, या फिर उसकी याद, या फिर जैसे पवन पानी, उसकी कुछ झलक छवि, सब में उसका एक किनारा हो जहां इंतजार करेगा एक हाल। हम मिल सकते हैं हमारी पहली मुलाकात की याद में, तुम्हें नहीं मिलती। लंबी कविता है लेकिन मैंने सोचा सुना दूं। पंकज जी को हमें फीलिया था, सर रक्तस्राव होता था और 9 महीनों वो बीमार रहते, फिर उनकी सेवा और भी मेडिकल अटेंशन देना होता था, वो हम परिवार में करते थे। सारे संदर्भ यहाँ पर है। अब मैं 1-2 कविताएं वैसे सुनाना चाहती हूँ। इस तरह के विचार हैं तो हमारे विचार थे। अपूर्ण समय, यह एक समय है बीत जाने वाला, वो चाहे इसका रंग अभी कितना ही गाढ़ा, दहशत चाहे जितनी मारक, ये आखिर रेत की रह जाएगी। कितनी बौखलाहट में दौड़ रही है अभी से हवा, ये पीछे पीछे चली आती है, एक दूसरी कम बौखलाई नहीं। चीरते बाहर का दृश्य हमारी आंखों में, लोग शब्द दे जा रहे हैं हाथों में पकड़े। बेटियां जो कल तक खेलती थीं अपने आंगनों दालानों में, पेड़ों की शाखाओं से लटकाई गई, जैसे कागज तो सपने की कतरने हुआ उसका समय यूं उतारी जाएंगी ये बच्चियां प्यारी इन शाखाओं, किए जाएंगे अरे नहीं आज तो बात आज के हिसाब के बराबर। फूल भरी आंधी उठेगी कहीं से, अनगिनत उन आंखों को सच पत्थर बनाती। उन्होंने देखी हत्याएं, चुप रही दलित संपत्ति है। यहाँ तो सब कुछ तुम्हारी संपत्ति है, पूरी पृथ्वी है तुम्हारे निशाने पर। तुम्हारे तृष्णा से कुछ भी नहीं बचा रहे, सब कुछ पर होगा तुम्हारा आधिपत्य। छोटी से छोटी भावना पर निर्मम दृष्टि तुम, जानवरों से लेकर मनुष्यों सब पर अधिकार वैसे भी है तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे तुम उन्हें किसी और तरह से जानते भी नहीं। पत्नियों के स्वामी अनंत काल से, मगर बच्चे इस धरती के होते हैं जिस हम प्रकृति जिन्हें सींचती है अपनी नम अपनी हवा से बनाती है जिनके मन, अपनी बारिशों से पैदा करती है वासना की, अपने हरे लाल पीले रंग बैगनी अनगिनत दूसरे रंगों से गढ़ती। और अब तुम्हारे पास एक दूसरी कल्पना भी तुम्हारे स्वामित्व से उबरने की, जैसे अब स्त्री की भी एक अपनी कल्पना है, जबरन प्रेम और से छूट कर इस संसार में जीने की। यहाँ सब कुछ तुम्हारी संपत्ति, यहाँ सब कुछ तुम्हारी संपत्ति नहीं। कुछ इस तरह सोच कर यह बात दिखे। एक कविता है, डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर ने कहा दर्द की एक अद्भुत दवा है गर्म पानी, आत्मा में जन्मों से बसे दर्द की दवा सब। उसके पास जाएं, 10 दिन वहीं तो रोज देखें, असीम को जानने का एहसास होगा।
आपका नश्वर होना तो मर्ज नहीं, आप ना जानेंगे। आखिर आप असीम का ही तो हिस्सा हैं। आप कुछ दिनों किसी नदी के किनारे जाए, उसकी स्वच्छंदता का लोभ आप में दर्द पैदा करे। शायद आप इसी से ठीक हो जाएं। तो कहते हैं सहानुभूति से आपका बाहर भी बदल जाता है। आप शायद इसी से ठीक। आप हरी घास पर चलें, सुबह ओस से भरी घास आपको तक तक भिगो देगी। आप तब शायद आंसुओं की प्रकृति समझ सकेंगे, अपने पड़ोसी की मदद कर सकेंगे, बिना सोचे वह किस जाति या धर्म का है, बच्चों को बर्बाद कर सकेंगे। ऐसे में भीतर चीजें हिलने लगती हैं। आपको तब कुत्तों बिल्लियों पर भी प्यार आएगा। आप दूसरे जीवों पर भी दया करना चाहिए। सूक्ष्म होते हैं जो उनको भी आप स्वयं की तरह समझें। सड़क पर ठंड में सोए किसी गरीब परिवार के घर से कंबल और कपड़े भी निकाल आप उन्हें आएंगे। ठंड से मरना एक व्यक्ति की मौत। आपको मृत्यु के बारे में भी कुछ पता चलेगा, यही कि हमको मरना है। और अगर हम इसे जानते हुए जिए, बहुत आसानी से समान धर्म हो सकता है। इन सब सच्चाइयों से आप अपना सींच लेंगे खुद। छोटी छोटी बीमारियां तो कभी लगेंगी ही नहीं, बल्कि तब आप ज्यादा आराम महसूस करेंगे। हृदय रोग आपको अंत तक नहीं छुए। आप अपने हृदय को इतना विशाल बना चुके हैं। खुद से बंद कर रहना ये एक बीमारी है जो ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य स्वार्थी नहीं, अपनी इस प्रकृति से वह परमार्थी है। अपनी प्रकृति से जुदा होना जानलेवा है। जानते हैं आप जाड़े में गर्म पानी, ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरसात में गरीब लोगों की बस्तियों में उन्हें पानी के प्रकोप से बचाने भी जाएं, तब आपको वाकई दूसरी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भी सिर्फ देह के रोग के लिए नहीं होने चाहिए, आत्मा के भी होने चाहिए, जिसके उपचार के लिए किसी ज्योतिषी या साधु संत के पास नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ठीक से अपने को इस तरह संभालें, रात की हवा तब आपको बहुत अपनी लगेगी। आप उसकी बातें किया, दिन में जगे खग बिखग आवाजें उनकी अपनी तीसरी आवाजों से लगी। फूल पत्तों पर यूं हाथ देंगे आप, अपने बच्चों के माथे को सहला रहे हैं। आप खुश रहा करेंगे, बंद रहे। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, खुद मुख्तार होंगे आप। आपका दिन शुभ हो, आप पूरा दिन मस्त रहें। कामना है, सलाह नहीं डॉक्टर की। मैं आती हूँ, चलो। फिर से हम लोग लौट रहे हैं। तुम चलो कि मैं आती हूँ, ये सब कुछ समझकर तुम्हारी बिखरी चीजों को जरा करीने से रख लूं। प्रेस के लिए गए तुम्हारे कपड़े ले लूं, तुम्हारी इधर उधर गुम कविताओं को खोज लूं, उन्हें तुम्हारे जीवन की किताब में रख दूं। तुमने जीवन के कितने ही प्रसंग छिपा लिए थे मुझसे, कि मैं आहत को जान लूं, अपने दिल को समझा लूं, साफ कर लूं मन के कई इलाकों। कोशिश करूंगी तुम्हें भला बुरा न। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, ज्यादातर रहस्य में डूबा। उसके रहस्य को अर्थपूर्ण रहने दो। ऐसा करने में थोड़ा समय लगे। प्रतीक्षा करना बिना बुलाए थोड़ा समय लेकर आती। अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2-4 ईंटें बिछा दो। ये अपना मकान खुद बनाएंगे। मैं वैसे भी ऐसा ही फैसला किया था। वे खुशियों में विश्वास करती, प्रफुल्लता को जीवन का रस समझती। इन्हें दुख जल्दी न छुए, इसके लिए इन्हें बड़ा करके आती। तुम चलो, अब तुम्हारे सुंदर कलमों में स्याही भर, सबसे ज्यादा वक्त इसी में। अपना काम तो तुम्हारी सुंदर हस्तलिपि देखकर चलता लगता है, जैसे अभी अभी लिखकर तुमने एक पन्ना किनारे रखा। इसकी स्याही गिरी है तुम्हारे रक्त से। चलो इसे सुखा कर आती हूँ किसी और रंग। यह कहाँ से आती हुई आवाज है और किसकी? पीली पड़ी देह की रुग्णता हवा में आकर अपना पीलापन जो छोड़, इतना कुछ महसूस करने में है। एक और देह की उन उदासियों, वर्षों जो से लिपटी रही, जिन्हें कभी जाना था। ऐसे आवाज आती है, अब बस करो, ठहरो, मत मिटाओ सारी खुशबुओं। जानना कितना मुश्किल हो जाएगा फिर कौन सा स्पर्श किसका है। शब्दों पर से
एतबार न उठे इसे याद रखना जरूरी है, उसका कहा हुआ प्रेम में मरना सबसे अच्छा है। और यह भी कि संभोग भी आखिर एक छोटी मृत्यु, और यह भी कि संभोग भी आखिर एक मृत्यु है, छोटी सही, बाद मनुष्य का दूसरा जन्म। कई ऐसी बातें लगभग सांसों पर चिपकी हुई आत्मा से उतारी गई उसकी घर से फिर कौन सी आवाज आती, पहचानी जाएगी एक स्त्री, इसका पीला रंग बदलने से मना करता है, और रंग एक रात की हवा हूँ जैसे रात अभी हवा, दिल के खजाने में समेटे हुए सारे जुम्मन हो चुके हैं स्वाद। हूँ जैसे नहीं हूँ, जैसे नहीं है बातें जिनसे हम थे इस सृष्टि में। रात का ऐसा घनघोर बारिश, इसमें बारियां और देखते रात है और रात गाती हुई घास को एक अजब लय में जब जीवन, और उधर पत्थर पर रात से भी काली छाया किसी बड़ी पक्षी की पंख, यह छाया बड़ी अपनी छाया से चली आ रही, गनीमत है रात है। क्या करूं कि हवा चले विपरीत दिशा में, पक्षी लौटे और में बिना भटके, क्या करूं कि नदी में जल रहे लकड़ी सी देह की तोड़ने से न टूटे, धीरज आंखों में बसी रोशनी रोशनी से क्या करूं जाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वो एक पंक्ति अभी आपने पढ़ी, डॉक्टर देह के लिए डॉक्टर नहीं, आत्मा के लिए भी एक डॉक्टर चाहिए। तो वो बहुत ही खूबसूरत पंक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आज आप आई, आपने अपने नए संग्रह से हमें कविताएं सुनाई, और हमारे पाठक और श्रोता जो हमसे जुड़े रहे और जिन्होंने कविताएं सुनी, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं, तो वो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप सभी का आभार। आप सब लोग इस कार्यक्रम सुन रहे हैं, खास तौर से सविता जी का आभार। नहीं, मैं राजकमल का आभार, तुम्हारा आभार, अशोक जी का आभार, सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और लोगों का न्याय एक तरह से उदासी में शामिल हो जी, जो शायद कभी पुरानी ना हो, लेकिन ये उदासी ऐसी है जो एक स्त्री संभाल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।